हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम दिस चैनल। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे किस एसएससी जीडी का, किसका देखेंगे। एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी का जो आंसर की में जीके होता है, जीके जीएस होता है, उसमें पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग किसका सेट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो एसएससी जीडी का जो होता है किसका, एसएससी जीडी का जो एसएससी जीडी जीके जीएस को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसको जीके जीएस के आंसर की के देखने वाले हैं, जो जीके जीएस दिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट में फिर अभी इसको जीके जीएस दिख रहे हैं, फिर हम लोग फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें सब आ जाएगा। मगर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का देखेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट कौन सा पूछा जाता है चैप्टर में। तो अभी हम लोग जीएस के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर इंग्लिश का करेंगे, उसके बाद फिर मैथ का सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद फिर हम लोग और भी सब्जेक्ट 4 पूछा जाता है। तो जीएस में कौन कौन पूछा जाता है, तो जीएस में 4 पूछा जाता है। एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम में 80 को क्वेश्चन रहता है, 80 क्वेश्चन रहता है। उसमें 4 गो कितना रहता है, 4 गो 80 क्वेश्चन रहता है। एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन रहता है, उसमें 4 सब्जेक्ट रहता है। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन रहता है सबको हम बताते हैं। एसएससी जीडी में देखिए 4 गो रहता है, तो कौन कौन रहता है। पहला फर्स्ट में जीके जीएस रहेगा, फर्स्ट में जीके जीएस। सेकंड में बोल सकते हैं आप कुछ इंग्लिश रहता है और इंग्लिश रहता है और हिंदी रहता है। इंग्लिश रहता है और क्या रहता है, हिंदी रहता है। और थर्ड में आप बोलिएगा तो जीके जीएस इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। इंग्लिश लीजिए चाहे हिंदी लीजिए। फिर तीसरा में बोल सकते हैं आप क्या बोलिएगा, तीसरा में जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स जो इसको बोलते हैं। फिर फोर्थ में सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग हो गया। रीजनिंग जो पूछा जाता है वही रीजनिंग समझिए, तो वही मतलब रीजनिंग। 4 सब्जेक्ट रहता है, जीके जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट में 80 टोटल सबके कितना क्वेश्चन रहता है, तो मैथ का रहता है। फर्स्ट में मैथ का रहता है आपको 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का रहता है आपको 20 क्वेश्चन, रीजनिंग हो गया तो रीजनिंग को भी 20 क्वेश्चन रहता है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस वही रहता है सब 20 क्वेश्चन। तो टोटल 20 कितना हो गया, 20 चौके 80 क्वेश्चन रहता है। 20 नेगेटिव मार्किंग 1/8 रहता है, और नेगेटिव मार्किंग 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। यानी टोटल बता देता आपको फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं हम आज तुरंत। 80 × 2 इज इक्वल टू 160, तो 60 इज इक्वल टू 160 मार्क्स का रहता है। और 1/नेगेटिव यानी 8 पर 2 नंबर कट जाता है। 1/8 रहेगा तो मैंने 8 पर 1 वही समझिए, जितना नेगेटिव बढ़ते घटते रहता है तो 8 पर 1 या 8 पर 1 कटेगा, या जो भी कटेगा। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो यानी समझिए कि 2 नंबर मार्क्स कट सकता है, 1 नंबर। जो हिसाब से अपना एसएससी साइट अपना रख सकता है। कटअप तो हर समय बढ़ते रहता है। तो 160 नंबर मार्क्स को होता है। इसमें आप जितना कटअप ले ले, इसमें आप अगर 60 से 65 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपको समझिए कि मेरिट लिस्ट दिला देता है। तो 60 से 65 क्वेश्चन आपको लाना बहुत ज़रूरी। 60 से 65 क्वेश्चन आपको सही करना है। ऐसे स्टेट वाइज मेरिट निर्भर करता है कि कौन कितना मार्क्स ला सकता है, कौन कितना मार्क्स से कटअप कितना जाएगा, कौन स्टेट का कितना कटअप जाएगा। पर ये आपको बता दें कि इतना क्वेश्चन अपना टारगेट रखिए कि 60 से 65 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपको मेरिट लग जाएगा। यानी 65 से 70 क्वेश्चन भी आप चल सकते हैं। इतना के सही मेरिट बना के रखिएगा कि हम लोग इतना सही इसको करना है क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग
ये इतना बात कर लिए कि क्या होता है पैटर्न, ये सब क्या सिलेबस ये सब, और बाकी ये सब पूछा जाता है। उसके अभी हम पहले जीके जीएस के देखने जा रहे हैं। तो जीके जीएस के देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस से कौन सा खेल खेलते हैं। तो लिएंडर पेस से कौन, ए में है क्रिकेट, बी में दूसरा में लॉन टेनिस, तीसरा बैडमिंटन, चौथा टेबल टेनिस। क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो लॉन टेनिस, तो लॉन टेनिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस से कौन सा खेल खेलते हैं। तो लिएंडर पेस से लॉन टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं, लिएंडर पेस से लॉन टेनिस खेलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि से सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के किस आंध्र प्रदेश नियुक्त किया गया है, एक क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए में कह रहा है कि संजय किशन कौशल को, दूसरा में एस अब्दुल नज़ीर है, तीसरा में संजीव खन्ना है, और चौथा में भूषण रामकृष्ण गवई है। तो इसमें से देखिए आंसर, राइट आंसर कौन हो जाएगा, एस अब्दुल नज़ीर है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, जो अब उन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या किया गया, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के। तो एस अब्दुल नज़ीर हो जाएगा, एस अब्दुल नज़ीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के नियुक्त किया गया है। तो एस अब्दुल नज़ीर को नियुक्त किया गया है। अब देखिए कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता को कि ब्लैंक्स श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है। तो किस में हो जाएगा, ए में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, घोड़दौड़ या नौका दौड़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका नौका दौड़ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को कोची में अलापुझा एक अथी है, पहले से हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा लोकप्रिय कौन है। तो नौका दौड़ हो जाएगा। अलापुझा में कोई चीज़ फेमस है सबसे ज़्यादा, तो नौका दौड़ हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि क्या क्वेश्चन कहता है कि पन्नालाल घोष किससे संबंधित है, किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पन्नालाल घोष किससे हैं, बांसुरी से हैं कि घाटम से हैं कि शहनाई से हैं कि तबला से हैं। तो पन्नालाल घोष हैं जो वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र होता है इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, जो जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, घाटम हो गया, शहनाई हो गया, तबला हो गया। तो पन्नालाल घोषरी को बांसुरी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बांसुरी। तो पन्नालाल पूछेगा कि घोष को चाहिए तो बांसुरी से हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में SSC के पूछता है, ये नहीं कि SSC GD में पूछ लिया तो, और अदर एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन। तो पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो बांसुरी के लिए पन्नालाल घोष प्रसिद्ध है। फिर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। तो पहला नृत्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, कला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी और संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। तो एक कौन कंट्रोल करता है, जिसे इसे 1952 में शिक्षा मंत्रालय, जो भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर PV राजमन्नार थे। तो इसका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। नृत्य, संगीत नाटक अकादमी संगीत और नाटक के लिए भारत की एक राष्ट्रीय अकादमी है। कौन कंट्रोल करता है, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक
प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6 प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और ब्लैंक्स अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। किसके सोने और कीमती के लिए महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए में दिया है दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दूसरा में उत्तर भारत, तीसरा में पूर्वी भारत, चौथा में पश्चिमी भारत। तो प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जो था ये बहुत प्रसिद्ध था किसके लिए? तो अपने मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत प्रसिद्ध था अर्थशास्त्र सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत हो गया। तो इसका फ्रेंड्स देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक ब्लैंक की स्थापना की गई। नीति आयोग नामक एक स्थापना किसकी सलाह देने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए में देखिए क्या कह रहा है सामाजिक विचारक समूह, दूसरा में कह रहा है धार्मिक विचारक समूह, तीसरा में नीति विचारक समूह, चौथा में नैतिक विचारक समूह। तो कौन हो जाएगा? सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। मैंने गवर्नमेंट को आप एडवाइस देने के लिए नीति आयोग नामक ने एक नीति विचारक समूह को स्थापना किया था, एस्टैब्लिश किया नीति विचारक समूह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड? नीति विचारक समूह। तो सरकार को सलाह देने के लिए किसका नीति आयोग हो जाएगा? तब क्वेश्चन नंबर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, एडमिरल R हरि कुमार को, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तीसरा में है और जनरल मनोज पांडे को है। तो भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को फर्स्ट CDS कहेगा। फर्स्ट CDS बता दे किसको कहता था? तो जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत इज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया चीफ CDS के फुल फॉर्म चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं। फर्स्ट हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत और सेकंड कहेगा तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जनगणना 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला दर सबसे अधिक कौन में है? मैंने फीमेल जो लिटरेसी होता है, मैंने साक्षरता होता है, पढ़ने में कितना अधिक तेज है, सबसे अधिक है। तो 2000 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता तो केरल में है। ए ऑप्शन दिले है केरल, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा मिजोरम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। तो केरल इज द राइट आंसर। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा महिला, ऐसे सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कहेगा तो केरल ही है। तो केरल सबसे साक्षरता अधिक है। तो ऑप्शन ए केरल इज द राइट आंसर हो जाएगा। केरल इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ब्लैंक्स प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर
प्लान पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। पहला, अधिनायकवादी पूंजीवाद, अधिनायकवादी पूंजीवाद, अराजकतावाद या पूंजीवाद या समाजवादीवाद। समाजवादीवाद। तो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। अधिनायक 5 ईयर प्लान उसे कहते हैं, 5 ईयर प्लान। इसको नाम से भी आप देख सकते हैं कि 5 ईयर मैंने 5 वर्षीय प्लान योजना है जो 5 वर्ष का काल होता है। ये 1951 से मान लीजिए कि चलेगा, तो 1951 से चलेगा तो 5 साल जोड़ लीजिए, तो 1951 से 51 से कितने तक 56 तक ला चलेगा, 1951 से 56 तक ला। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ब्लैंक्स प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए में अधिनायकवादी पूंजीवाद है, ऑप्शन 2 में अराजकतावाद है, 3 में पूंजीवाद है, 4 में समाजवादी है। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर समाजवादी होगा, क्योंकि 1951 में जब लॉन्च किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो समाजवादी प्रभाव में उसको लॉन्च किया था पहली पंचवर्षीय योजना में। फिर से द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, 12 पंचवर्षीय योजना तक है, जो 2014 तक 15 तक था। जो फिर अब जिसको अब पंचवर्षीय योजना को बदल के किसमें कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग उसी को नाम कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लिए हैं। नीति आयोग जिसको बोलते हैं, नीति पंचवर्षीय योजना के आयोग, नीति आयोग। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के बाद समाजवादी के प्रभाव में जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप फ्रेंड्स, 11 में क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है, 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि जून 2023 में ब्लैंक्स ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DAY NULM के साथ साझेदारी की। UNDP, UNGA, यूनेस्को, WHO। तो ये 4 गो संस्था है जो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DAY NULM के साथ साझेदारी की है। ये UNDP हो जाएगा कि UNGA हो जाएगा, यूनेस्को हो जाएगा कि WHO होगा। 4 गो दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। साइंस एंड कॉर्पोरेशन, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट साइंस एंड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर UNGA यूनाइटेड नेशन में लगता है GA, हाँ। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, आप सोचिए। UNDP हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने UNDP ने ये जो खुशहाली रिपोर्ट भी यही जारी करता है, जो अभी इंडिया को लगता है रैंक 126 खुशहाली और हैप्पीनेस और पीस में, शांति अभी लगता है कि 126 मिला है। तो वही UNDP कौन जारी करता है, UNDP। तो UNDP इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जून 2023 में UNDP ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में NULM के साथ साझेदारी की। UNDP हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कह रहा है RBI जिसको बोलते हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सब बैंकों का बैंक भी कहा जाता है RBI को, जो रेपो रेट जारी करता है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। परंतु अभी फ्रेंड्स हम बता दें आपको कि से निम्नलिखित में से क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का के कार्य हैं। पहला, मुद्रा जारी करना, दूसरा आखिरी कर्जदाता। ऑप्शन ए केवल 1, 2 के, ऑप्शन 2 में केवल 2, 3 में 1 और 2 दोनों, चौथा में न तो 1 और न ही 2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 तीनों, 1 और 2 दोनों,
1 और 2 दोनों हो जाएगा। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, तो मुद्रा भी जारी करता है और आखिरी कैश दाता भी होता है। अल्टीमेट इसको जो लोन होता है उसका डोनर भी कैश दाता भी है यही। तो मुद्रा जारी करता है, आखिरी कैश दाता भी है। तो 1 और 2 दोनों सही आरबीआई के कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के, मुद्रा जारी करना और आखिरी कैश दाता, ये दोनों काम है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट से क्वेश्चन नंबर 30 से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देखिए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं कि 13 भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है। कौन सा मानदंड नहीं है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है। देखिए पहला पढ़िए, ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है। चौथा, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार। चौथा, दिव्यांग सदस्यों वाला परिवार। अगर भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 अभावों को मापने में निम्नलिखित में कौन सा मानदंड नहीं है। नोट कह रहा है, नोट कह रहा है मैंने कोची देखिए, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस। सेंसस मीन्स जनगणना होता है, आप समझिए। देखिए फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि इसका कह रहा है कि SECC 2011 को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है। तो ये है मानदंड सामाजिक, आर्थिक और जाति। आर्थिक है मैंने समझिए कि पैसा से संबंधित है, पैसा को ज़रूरत है, समाज के लिए आर्थिक ज़रूरत है। तो कौची हो जाएगा, नहीं है। तो है कौन, तो ये तीनों है। ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है। जिसका एक कमरा है, कोई पक्का के मतलब ईंट की दीवार नहीं है और छत नहीं है, उसी को नहीं इसका लाभ मिल सकता है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभाव है तो इसी का मानदंड मिल सकता है, सहायता मिल सकता है। तो ऐसे घर जिनमें एक कमरा और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, तो ऑप्शन ए एकदम सही क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है। और ये ऑप्शन 3 में कह रहा है ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, तो इसका लाभ मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में अभाव को इसका दूर किया जा सकता है इसके द्वारा। ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य नहीं है, जब उसको कोई समाज लेबर करने वाला है ही नहीं, उसको पैसा को कर चलाने वाला, तो इसका मिलेगा लाभ, सेक का मिलेगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हो जाएगा। फिर दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार ये भी एकदम है। दिव्यांग है तो समझ सकते हैं आप कि इसका भी अति है। लेकिन ऑप्शन 2 कह रहा है ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। ये तो 15 से 59 कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है कि 15 से 59 वयस्क महिला हो या ना हो, इसमें तो कोई अति है ही नहीं। तो यही अभाव नहीं मिले, इसी में मानदंड नहीं है। फर्स्ट है, थर्ड है, 4 है, लेकिन ये नहीं है इसमें। तो ऑप्शन इसका 13 के कौन हो जाएगा, 13 के सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 13 के ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था। संविधान सभा ने ब्लैंक्स को भारत के संविधान को कब अपनाया था। भारत के संविधान को कब अपनाया था। ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि ऑप्शन 2 24 जनवरी 1950। ऑप्शन 3 26 नवंबर 1949। ऑप्शन 4 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने ब्लैंक्स भारत को संविधान को कब अपनाया। 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950।
50। तो संविधान सभा ने ब्लैंक को भारत को संविधान को कब अपनाया था? तो ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब? 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ये आप समझ गए हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। कितना? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1950 और लागू कब से किया गया? 26 नवंबर हो गया तो 26 जनवरी से लागू किया गया। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जिसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे बोलते हैं। रिपब्लिक डे 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत को संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट डे स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप जान ही रहे हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 24 जनवरी 1950 तो अथी हुआ था, मतलब 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया था। देखिए फ्रेंड्स से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़िए, देखिए क्या कहता है कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा ब्लैंक्स में अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ऑप्शन ए में दिले है 400, ऑप्शन बी में 600, 3 में 500, 4 में 300। तो देखिए कौन सा कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल है। जो आर्टिकल के बारे में हमको क्या कहता है फ्रेंड्स? आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 के बारे में हम देखिए तो कहा कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। 400, 600, 400, 600, 400, 600, 500, 300, 400, 600, 300, 500, 400, 600, 600, 500, 300। तो आपको हम बता दें कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। भारत में अनुच्छेद आर्टिकल 333 कह रहा है कि 500। तो अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा, प्रत्येक राज्य को लेजिस्लेटिव असेंबली तन है वो 500। अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। कितने से? 500 से 500 से 500 से 500। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन 3 द राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी 500 से मिलेगी। तो आर्टिकल 333 के में प्रोविजंस दिया गया है, अंडर प्रोविजंस दिया गया है कि से एवरी स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव सभा में 500 सदस्य रहेगा। अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। आर्टिकल 333 इधर राइट आंसर ऑप्शन दैट इधर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए तेलंगाना, 2 पश्चिम बंगाल, 3 तमिलनाडु, असम। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम। तो देखिए तेलंगाना इधर राइट आंसर है, क्योंकि बोनालू जो है ना, बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। तेलंगाना इधर राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना स्टेट इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए तेलंगाना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। असम में तो आप सब लोग समझते हैं कि बिहू मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी है, तमिलनाडु दिल्ली है।
तो बोनालू पर्व मनाया जाता है कहाँ? तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोनालू पर्व मनाया जाता है तेलंगाना में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वो तो हो ही गया, बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता की किस इकाई में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 से कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापा जाता है। डेसिबल में कि ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा कि वाट वर्ग मीटर स्क्वायर या हर्ट्ज हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, तो डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता वाट पर वर्ग मीटर स्क्वायर हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है। डेसिबल। डेसिबल हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल डेसिबल को क्या बोलते हैं, डीबी। डेसिबल। डेसिबल हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता किसमें, ध्वनि की इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड, ये तो होगा नहीं। वाट पर वर्ग मीटर स्क्वायर होगा नहीं, वाट वर्ग पर मीटर नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इसका, अब समझिए गए कि प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। ध्वनि की प्रबलता इकाई मापी जाती है कैसी में, तो डेसिबल में मापी जाती है। अब समझ गए डेसिबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया, अब 18 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। 1811 में, 1810 में, 1809 में, 1808 में। तो अमृतसर की संधि हुआ था, अमृतसर की संधि हुआ था और किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, 1809 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 यही कहता है कि अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। अमृतसर की संधि किस पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1809 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। अमृतसर की संधि किस पर हस्ताक्षर किए गए थे, किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि को हस्ताक्षर किए गए थे। 1811 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 8 नहीं, 1809। 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था। अलायंस ऑफ अमृतसर सिग्नेचर हिच ईयर 89 इज द ऑप्शन करेक्ट आंसर। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, 1809 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप फ्रेंड्स इसको समझ गए होंगे कि 18 को कैट हो गया। 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताएं। इंडो फारसी शैली को उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी होता है, क्या चीज बोलते हैं उसको, इंडो फारसी। इंडो फारसी, इंडो फारसी, इंडो फारसी उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य शैली का नाम क्या है। ए में है गरबा, बी में कथक, छाऊ कथकली। गरबा, कथक, छाऊ कथकली, गरबा। आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर, दम देख रहे हैं अब। इंडो फारसी उत्तर प्रदेश में जो एक नृत्य शैली है, जो नृत्य डांस जो फॉर्म होता है ना, वो गरबा तो गुजरात में, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गरबा गुजरात में, कथक, छाऊ ये सब कहाँ है, कथकली केरल हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छाऊ भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन कह रहा है क्या छाऊ। आप फ्रेंड्स हल्का हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन छाऊ झारखंड या उत्तर प्रदेश, लेकिन इंडो फारसी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश को पूछ रहा है ना, तो इसीलिए कथक हो जाएगा। छाऊ इसका नहीं होगा, छाऊ ना होगा, गरबा ना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, सॉरी
कथक हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली कथक इज द राइट आंसर। 19 के क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, कथक हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट्स है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? किस शब्द का क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर संबंधित क्रिकेट से नहीं है। ए में ईगल है, 2 में बास्केट है, ए में न तो एक और न ही 2, तो सही नहीं है। क्रिकेट से संबंध नहीं कर रहा है। नोट कर रहा है, नोट तो कौन होगा? सही संबंधित नहीं है। ईगल है, ऑप्शन ए में ईगल दिले है, डी में बास्केटबॉल दिले है, ईगल बास्केटबॉल। तो ऑप्शन ए में दिले है कि केवल न तो एक और न ही 2, दूसरा में केवल 2, तीसरा में 1 और 2 दोनों, और चौथा में केवल 1। तो इसका कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो 1 और 2 दोनों क्रिकेट से संबंध नहीं है। बास्केटबॉल समझ ही रहे हैं कि दूसरा से है, ईगल चीज़ भी ईगल से संबंधित है, ये सब तो कोई नहीं हो जाएगा क्रिकेट से। तो 1 और 2 दोनों हो जाए, नहीं क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से तो अब समझो क्रिकेट से कुछ ही संबंधित होता है, क्रिकेट से संबंधित तो है ही नहीं है। इसमें रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ही सब रहता है, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी भी लगता है। हाँ, तो क्रिकेट से नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एसएससी जीके जीएस था, एसएससी जीडी का एक क्या था? जीके जीएस था। एसएससी जीडी का जीके जीएस 20 क्वेश्चन पूछता है, 40 नंबर के पूछता है, 40 नंबर तो हम देख लिए फ्रेंड्स। और बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 4 सब्जेक्ट रहता है। कितना सब्जेक्ट रहता है? 4 सब्जेक्ट रहता है, 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट कौन सा रहता है? मैथ रहता है, इंग्लिश रहता है, मैथ रहता है, इंग्लिश रहता है। आप हिंदी भी मान सकते हैं, हिंदी दोनों रहता है, आप जोन चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। फिर रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग और फिर रीजनिंग रहेगा। और एक और सब्जेक्ट रहता है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो अभी सेट सोल्यूशन, इसको में हम 20 क्वेश्चन का जीके एंड जीएस। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में जो हम बनाए, इस वीडियो में आपने 20 क्वेश्चन देखा, 20 क्वेश्चन देखा। इसको आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल का तैयारी है और किस तरह से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब हम सेट वीडियो और भी लाते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को अगर आपको समझने में परेशानी है, आपको इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी है, तो आप इसे बार बार इस वीडियो को आप बार बार रिवीजन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए थे। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस से कौन सा खेल से खेलते हैं? लॉन टेनिस से खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को नियुक्त किया गया था? तो एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया था। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता नौका दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 4 पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम
और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। जून 2023 में क्वेश्चन नंबर 11, जून 2023 में UNDP ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DAY NULM के साथ साझेदारी की। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो मुद्रा जारी करना, आखिरी कर्जदाता। तो 1 और 2 दोनों सही है, कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना ACCC 2011 में अभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? तो 1, 2, 3 1, 3, 4 है, दूसरा नहीं है। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, ये नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तेलंगाना में बोनालू मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? अमृतसर की किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1809 ईस्वी में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। 20 में निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो आप ही बता दीजिए। तो कोई संबंधित नहीं है, बास्केटबॉल ना ईगल है। तो 1 और 2 दोनों क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें यहाँ तक देखें। फिर आपको अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवीजन करते रहिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, एक वीडियो को 10 बार देखिए और अपने से खुद से एक क्वेश्चन पर आप अच्छी करिए, उस पर फोकस करिए, उस पर सर्च करिए कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन को साथ साथ आप भी अगर करिए चलेगा तो और भी बहुत नॉलेज बूस्ट होगा। तो फ्रेंड्स इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।